हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने जितना सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हम उसको खत्म भी कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोगों ने नेक्स्ट पिछली जो भी क्लासेस की हैं उनमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीजों को समझने की कोशिश की है। देखो एक बार थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार हम थोड़ा सा उसका रिकॉल करेंगे। देखो पहली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हम लोगों ने साइंस का इंट्रोडक्शन जाना था। क्या जाना था? साइंस का इंट्रोडक्शन जाना था। उसके बाद हमने कहा हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। क्या नाम है बेटा? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। फिर हमने बेटा एक चैप्टर की शुरुआत की जिसका नाम है सेल्स। क्या नाम है बेटा? सेल्स। हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमने यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों पे बात कर ली। हमने बहुत सारी सेल्स पढ़ ली। सेल्स के साथ साथ हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत लवक को भी खत्म कर दिया। लवक के साथ साथ हमने इसी चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण को भी खत्म कर लिया। किसको खत्म कर लिया? प्रकाश संश्लेषण को भी खत्म कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ हमने गुणसूत्र को भी पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया बेटा? गुणसूत्र को भी पढ़ लिया। गुणसूत्र को पढ़ने के साथ साथ बेटा हमने यहीं पे हमने इसी चैप्टर के अंदर हमने डीएनए, हमने बेटा डीएनए प्लस आरएनए, इनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे खत्म कर लिया। इसके साथ साथ फिर हमने बेटा जब डीएनए आरएनए पढ़ लिया और यहीं पे हमने लोगों ने क्या, हमने एक चैप्टर को और एक चैप्टर बोले या एक कॉन्सेप्ट बोले, हमने केंद्रक को भी इसी में खत्म किया था। केंद्रक को भी खत्म कर लिया। हमने कहा जब डीएनए आरएनए पढ़ लिया तो हम लोगों ने फिर क्या किया, एक चैप्टर था जीन। कौन? जीन। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे ना, ओवरऑल देखेंगे तो ये हमें दो ही तीन चैप्टर दिखेंगे। ओवरऑल देखेंगे तो हम लोगों को एक, दो, तीन चैप्टर। बट बेटा अगर इनडायरेक्ट आप लोग देखोगे ना तो एक ये अपने आप में कुछ दर्शाता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि इसका नाम भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ऐसे बेटा इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी साइंस के अंदर। पूरी की पूरी साइंस के अंदर इस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एक तरीके से बैकबोन है पूरी साइंस की। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे चीजों को जोड़ना स्टार्ट किया था। हाइड्रो होगा तो पानी होगा, हाइग्रो होगा तो आर्द्रता होगा, जीरो होगा तो सूखा होगा। ऐसे बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने बात कर ली थी। सेल्स के अंदर हमने सारी चीजों पे बात कर ली, बहुत सारी सेल्स पढ़ ली। कोश का भित्ति पढ़ ली, कोश का झिल्ली पढ़ लिया, जीव द्रव्य पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, गाल्जी काय पढ़ लिया, तारक काय पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, रिक्तिका पढ़ लिया। ऐसी बहुत सारी सेल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। हमने यहीं पे लवक पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया, यहीं पे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को भी डिफाइन कर दिया, क्रोमोसोम गुणसूत्र को भी डिफाइन कर लिया, न्यूक्लियस केंद्रक को भी डिफाइन कर लिया, डीएनए आरएनए के कौन इसके पार्ट होते हैं, कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, किन में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, इन सब चीजों पे हम लोगों ने बात कर ली। और जो हमारी पिछली क्लास थी बेटा जीन, जो हमारी पिछली क्लास थी बेटा यानी कि जीन, तो एक तरीके से हम लोग अगर देखेंगे ना, तो एक तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा हम लोग देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे तो नौ, चैप्टर देखेंगे तो तीन। देखो एक ही चैप्टर के अंतर्गत हमने सारा का सारा ये आपके समक्ष डिफाइन कर दिया। अगर आप देखोगे ना तो एक ही चैप्टर के अंतर्गत, तो इस तरीके से हम लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट बेस पे जाओगे तो नौ कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर पढ़ाई का जो लेवल कहा जाएगा, जो पढ़ाई की स्पीड कही जाएगी ना, वो भी ना तेज है ना धीमी है। भाई क्लास नंबर मेरी ये 14वीं है। कौन सी? 14वीं है। 13 क्लास अब तक कर चुके हैं जिसमें से ये मेरी 14वीं क्लास है और कॉन्सेप्ट नंबर 9 खत्म कर चुके हैं। आज कॉन्सेप्ट नंबर 10 होगा। तो एक तरीके से 14वीं क्लास और 10वां कॉन्सेप्ट, एक तरीके से जो हमारे पढ़ाई का जो फ्लो है ना, फ्लो चार्ट, वो ना तो धीमा है और ना तो तेज है, एकदम एक एक्यूरेसी के साथ में चल रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चल रहे हैं और ऐसी फ्लो में हम लोग बेटा पढ़ाई भी करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के सेशंस को और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। देखो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा पोषक। क्या नाम है बेटा? पोषक।
पोषक। देखो पोषक तत्व की हम लोग आज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोषक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो आओ हम लोग बात करते हैं ये क्या है न्यूट्रिएंट्स। देखो मेरी बात को आप लोग फिर से गौर करना, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना बेटा ये चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि हमने कहा था कि एक मानव शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। एक मानव शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। इस बात का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति स्लाइडर और स्वान, उन्होंने बताया सेल थ्योरी के दौरान कि एक संपूर्ण शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पढ़ ली और हमने क्या कर लिया बेटा? एक संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लिया। काहे का? और हमने कहा था बायोलॉजी पढ़ना एक पूरे के पूरे शरीर को पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? एक संपूर्ण शरीर बना लिया छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके। अब हमने कहा ये जब ये शरीर बन के तैयार हो गया है तो जाहिर सी बात है इसको भोजन चाहिए। अगर ये शरीर बन चुका है तो जाहिर सी बात है इसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो आओ आज हम भोजन की खोज करते हैं और भोजन के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हमने चैप्टर को डलाया नाम। देखो एक बड़े ही सिस्टम पे चल रहे हैं, बड़े ही सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। हमने कहा शरीर का निर्माण कर लिया, अब हमने कहा इस शरीर को खाना चाहिए। खाना बोले तो पोषक तत्व चाहिए। अगर हमने कहा अगर हम खाना खा लेंगे तो जाहिर सी बात है इसको पचाना पड़ेगा। तो हम फिर इसके बाद पाचन तंत्र पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि पाचन करने में कौन कौन से अंग इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से अंग इसके साथ जुड़ रहे हैं, हम उन अंगों के बारे में जानकारी करेंगे। ऐसी बेटा सीक्वेंस में धीरे धीरे पूरे शरीर को हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पोषक तत्व को पढ़ना। हमने कहा पोषक तत्व बोले तो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व बोले तो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो आओ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग खत्म करते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जिन पार्ट्स में हम लोग बेटा डिवाइड करने जा रहे हैं, जिन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं चीजों को, वो चीजें हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। कहां पे? प्रकाश संश्लेषण में। बट वहां पे हमने ओरल ओरल चीजों को समझा था। आओ आज डिफाइन करके एकदम बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हैं। हमने कहा पोषक तत्व को दो पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटा स्वपोषी, एक होते हैं स्वपोषी तत्व। कौन होते हैं? स्वपोषी। और एक होते हैं विषमपोषी। कौन बेटा? विषमपोषी। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। देखो ये वर्ड हमने लिखे तो आपको पता चल गया होगा। विषमपोषी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। हमने कहा स्वपोषी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हमने कहा स्वपोषी बोले तो, हमने कहा स्वपोषी बोले तो, स्वपोषी बोलेंगे तो हम लोगों ने क्या कहा? स्वपोषी बोलेंगे तो हमने कहा कि स्वपोषी बोले तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी बोले तो हमने कहा जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं बेटा, स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। एज एग्जाम्पल्स, एज एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेंगे बेटा। कौन होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग लिख लेंगे पेड़ पौधे। कौन? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किसके माध्यम से? पीएस के माध्यम से। तो देखो प्रकाश संश्लेषण में इस बात को हम ऑलरेडी पहले से कवर कर चुके थे। और विषमपोषी, हमने कहा विषमपोषी किसे कहते हैं? हमने कहा जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, 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 वो कौन होते हैं बेटा? विषमपोषी। कौन होते हैं बेटा? विषमपोषी। इसी विषमपोषी को हम लोग कहते हैं परपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो देखो ये चीज हम लोग पढ़ जान चुके हैं, इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो एग्जाम्पल्स में हम लोग इस पर किसको रख रहे थे? मनुष्य को। और हमने इसी विषमपोषी को हम लोग और भी क्या कहते हैं बेटा? इसी विषमपोषी को हम लोग और भी क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं बेटा? पर
पोषी, इसी को हम लोग कहते हैं परपोषी। तो चाहे परपोषी बोले, चाहे विषमपोषी बोले, चाहे हेट्रोट्रॉप्स बोले, ये बात एक ही है बेटा, बात एक ही है, बात एक ही है। चलो आओ चीजों को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से। पोषक तत्व बोले तो बेटा, पोषक तत्व बोलेंगे तो हमने कहा क्या लिखेंगे, न्यूट्रेंट्स। क्या लिखेंगे, न्यूट्रेंट्स, ठीक है, न्यूट्रेंट्स। पोषक तत्व बोले तो हमने कहा क्या लिखेंगे बेटा, न्यूट्रेंट्स। क्या लिखेंगे, न्यूट्रेंट्स, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेना, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, इसको ऐसे कर लेना, न्यूट्रेंट्स, ठीक है, न्यूट्रेंट्स, ठीक है। पोषक तत्व बोले तो न्यूट्रेंट्स। हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। हमने कहा एक होते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। हमने कहा एक विषमपोषी यानी कि परपोषी, हमने कहा जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। हमने कहा आओ इसको समझते हैं, विषमपोषी को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। विषमपोषी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, विषमपोषी को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। विषमपोषी को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 6 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है सर्वाहारी। कौन होता है, सर्वाहारी। एक होता है सर्वाहारी, एक होता है शाकाहारी। कौन होता है बेटा, शाकाहारी। एक होता है मांसाहारी। ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं, मांसाहारी। और बेटा हमने कहा एक होता है अपमार्जक। कौन होता है बेटा, एक इसी का हिस्सा होता है अपमार्जक। कौन होता है बेटा, अपमार्जक, अपमार्जक। और हमने कहा एक इसी का पार्ट्स होता है परजीवी। कौन, परजीवी, परजीवी, परजीवी। और हमने कहा एक इसी का हिस्सा और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं परजीवी बोले, अपमार्जक बोले, शाकाहारी बोले, मांसाहारी बोले, सर्वाहारी बोले। और हमने कहा एक जो और इसका हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, उसको हम लोग बोलते हैं सहजीवन। क्या बोलते हैं बेटा, सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन। ये 6 पार्ट्स में हम लोग किसको, विषमपोषी को डिफाइन करते हैं। आओ एक एक करके इनके एग्जांपल समझते हैं, और यहीं से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, आओ हम लोग धीरे धीरे करके चीजों को समझते हैं। देखो जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत कौन कौन आएगा, जो देखो सर्वाहारी होंगे उनके अंतर्गत कौन आएगा, गाय खरगोश। कौन आएंगे, गाय, गाय खरगोश। देखो सर्वाहारी के अंतर्गत नहीं, ये देखो एक बार समझना, देखो सर्वाहारी कौन होते हैं, देखो जो शाकाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे, सर्वाहारी होंगे। हमने कहा जो मांसाहारी होंगे, जो सर्वाहारी होंगे, जो मतलब दोनों चीजों का भक्षण करते होंगे, दोनों चीजों का। देखो शाकाहारी में आ जाएंगे आपके कौन कौन, गाय खरगोश, गाय खरगोश। ये किसके हिस्से हो गए, शाकाहारी के। हमने कहा मांसाहारी में जाएंगे तो कौन होगा, शेर, चीता। ये सारे किसके होंगे, इसके एग्जांपल। सर्वाहारी में कौन आएगा, मनुष्य, मनुष्य, कुत्ता। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत। अपमार्जक कौन होगा, अपमार्जक किसको कहते हैं, पहले तो हम इतना ही पता होना चाहिए। तो अपमार्जक में हम लोग लिखते हैं सियार, चील। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, अपमार्जक के। परजीवी के कौन है, जोक, अभी याद करा देंगे साथ साथ, जू। ये किसके, परजीवी के। और सहजीवन क्या कौन सा एग्जांपल्स होता है, लाइकेन। कौन है बेटा, लाइकेन। देखो आओ हम लोग समझते हैं, आओ हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। देखो हमने कहा विषमपोषी के ये सारे के सारे हिस्से हैं, किसके, विषमपोषी के ही ये सारे के सारे हिस्से हैं। और हमने विषमपोषी को डिफाइन किया, हमने कहा जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। हमने एग्जांपल्स में मनुष्य को ले लिया, हमने कहा मनुष्य किसी दूसरे पर आधारित है भोजन के लिए, इसीलिए किसकी, विषमपोषी, विषमपोषी की श्रेणी में आता है। हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा एक होता है सर्वाहारी। कौन, सर्वाहारी। हमने कहा सर्वाहारी बोले तो हमने कहा इसके एग्जांपल्स होंगे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। ये सब काहे के होंगे, सर्वाहारी होंगे। हमने कहा शाकाहारी, शाकाहारी जो मांस का भक्षण नहीं करते हैं, हमने कहा गाय खरगोश। ये क्या है, शाकाहारी। हमने कहा मांसाहारी, हमने कहा शेर, चीता। ये कौन है, बाघ। ये सब क्या है, मांसाहारी। अपमार्जक, और हमने कहा थोड़ा सा अपमार्जक के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है अपमार्जक। तो देखो अपमार्जक बेटा किसको कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं
कि जो हमारी प्रकृति में मरे हुए जीव जंतुओं का भक्षण करता है वो किसकी श्रेणी में आता है? अपमार्जक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? अपमार्जक। देखो हम लोग अपमार्जक को किस नाम से जानते हैं? हमने कहा अपमार्जक को ही हम लोग कहते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहते हैं? अपमार्जक को कहते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ प्रकृति का सफाई कर्मी कौन होता है? तो हम बता ले जाएंगे बेटा अपमार्जक। अपमार्जक होते क्या है? तो हमने कहा कि हमारी भूमंडल में जो मरे हुए जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? अपमार्जक के। ऐसे लिख लेना मरे हुए जीव जंतुओं का भक्षण, है नहीं कि मरे हुए के लिख लेना, या ऐसे लिख लेना मृत जीव जंतुओं का भक्षण करने वाले जीव जंतु अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं बेटा? अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने बताया कौन? सियार, चील, है ना, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? इसी की श्रेणी में आते हैं। मृत जीव जंतुओं का भक्षण करने वाले जीव जंतु अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं। किसकी? अपमार्जक की श्रेणी में। तो हमें इतना पता चल गया कि अपमार्जक क्या है। तो हमने बताया अपमार्जक मरे हुए जीव जंतुओं का जो भक्षण करता है वो अपमार्जक की श्रेणी में आता है। हमने कहा सियार और चील। देखो हमारे घर में जब कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको जंगल में फेंक आते हैं। जंगल में फेंक आने के बाद में उस मरे हुए जीव जंतु का भक्षण कौन कर ले जाता है? जंगल में रहने वाले जीव जंतु जिनका नाम है सियार, चील वगैरह, कहां जंगल में रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? उनका भक्षण कर लेते हैं और एक तरीके से प्रकृति में फेंकी गई चीजों को इन लोगों ने खा के समाप्त कर दिया। इसीलिए अपमार्जक को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक को ही बेटा हम लोग कहते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी। क्या कहते हैं बेटा? प्रकृति का सफाई कर्मी। तो इस तरीके से एक ये हमारा बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट कंटेंट है। इस एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको समझ लिया। क्या समझ लिया बेटा? हमने कहा कि प्रकृति का सफाई कर्मी कौन है? प्रकृति का सफाई कर्मी अपमार्जक है। कौन है बेटा? अपमार्जक है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ भी गई होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ लिया। आओ अब हम लोगों ने कहा, अब हम लोग क्या जानते हैं? इसी में हम लोग आगे आगे देखो क्या हमने पढ़ लिया? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक, और देखो एक कॉन्सेप्ट था हमारा परजीवी और सहजीवन। परजीवी का मतलब जो किसी दूसरे जीव पर आधारित हो। हमने परजीवी के एग्जांपल्स कौन बताए? हमने कहा परजीवी के एग्जांपल्स होते हैं बेटा कौन? जोक और जू। देखो जोक हमारे घर में भैंसों के या जानवरों की चिपकी हुई होती है, जो क्या करती है? जानवरों से खून चूसने का काम करती है, यानी कि किसी दूसरे पर आधारित है। जू अर्थात जुआ। जुआ हम लोगों के आज से करीब 20 से 25 साल पहले हम लोगों के बालों में क्या हो जाते थे? जुआ। तो जुआ को हम लोगों ने किस श्रेणी में रखा? परजीवी। वो जुआ किस पर आश्रित है? हम पर आश्रित है। तो परजीवी यानी कि मेरे जीवन पर वो आश्रित है, मेरे जीवन का खून चूस के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो परजीवी की श्रेणी में कौन आएगा? जोंक और जू। देखो आज के 20 से 25 साल पहले जो जुआ हो जाते थे बालों में, आजकल तो जुआ भी नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी केमिकल शैम्पू चली हुई हैं कि जो जुए की तो गोली मारो, ऐसी ऐसी शैम्पू चली हैं कि जो आप जुए को खत्म करने के लिए कोशिश करोगे और आपके बाल भी खत्म हो जाते हैं। तो अब जुआ तो बहुत दूर की बात हो गई, वो इतनी केमिकल शैम्पू हैं कि वो सब कुछ आपका खत्म कर सकती हैं। तो एक तरीके से परजीवी भी हमें समझ आ गया। और हमने बताया था परजीवी के बाद फिर हमने एग्जांपल्स बताया, सहजीवन का एग्जांपल्स हमने बताया लाइकेन। कौन? लाइकेन। याद करो मेरी पहली क्लास, जहां जहां फाइको वहां वहां सवाल, और हमने कहा था इसी का एक एग्जांपल्स है लाइकेन। लाइकेन किसके बीच का सहजीवन है? याद करो हमने बताया था कवक और सहवाल के बीच का सहजीवन है। सहजीवन का मतलब दो जीवनों से बनके एक जीवन, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशंस को बता रहा है, वो क्या कहलाता है? सहजीवन कहलाता है। तो इस तरीके से विषम पोषी के हम लोगों ने सारे पार्ट्स डिफाइन कर लिए। आओ अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फ्लो में हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और लगाते हैं बेटा हेडिंग कि
देखो पोषक तत्व का मतलब भोजन, पोषक तत्व का मतलब भोजन। हमने कहा भोजन को मुख्यतः भोजन को मुख्यतः भोजन को मुख्यतः तीन भागों में, कितने भागों में बेटा, तीन भागों में विभाजित करते हैं। भोजन को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। भोजन को मुख्यतः कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बेटा, तीन भागों में विभाजित करते हैं। और समझते हैं कि वो कौन कौन से तीन भाग होते हैं। देखो हमने कहा हमने कहा वो पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, वो पोषक तत्व वो पोषक तत्व देखो भोजन को मुख्यतः कितने भागों में, तीन भागों में। हमने कहा पहला भाग वो पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो पोषक तत्व वो पोषक तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, नंबर दो। नंबर तीन, आओ हमने कहा वो पोषक तत्व जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। आओ समझते हैं, आओ हम लोग इसको समझते हैं। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं पोषक तत्व। हमने कहा पोषक तत्व को हम लोगों ने कहा पोषक बोले तो भोजन। हमने कहा पोषक तत्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं विषमपोषी। हमने स्वपोषी कहा, हमने कहा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जिनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हमने कहा एक होता है विषमपोषी जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, जिनको हम लोग परपोषी कहते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। हमने कहा विषमपोषी को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया शाकाहारी, एक हो गया मांसाहारी, एक हो गया सर्वाहारी, एक हो गया अपमार्जक, एक हो गया परजीवी और एक हो गया सहजीवन। हमने क्या किया, इनके एक एक एग्जांपल सबके आपको समझा के बहुत अच्छे से चीजों को कवर करा दिया। अब हमने कहा भोजन को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। भोजन जो हम खाने जा रहे हैं बेटा उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में विभाजित करते हैं। हमने कहा एक पहला भाग वो पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर को ऊर्जा कौन कौन देता है, तो पहला ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो क्या देते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं। हमने कहा वो पोषक तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन है बेटा, प्रोटीन। कौन है, प्रोटीन। हमने कहा वो पोषक तत्व जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है बेटा, विटामिन विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण, खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण। तो इस तरीके से बेटा हमने कितने, देखो कार्बोहाइड्रेट, देखना एक बार मेरी बातों को अच्छे से ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, और खनिज लवण। तो आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने, पांच। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 5 चैप्टर कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कितने चैप्टर कवर करेंगे बेटा, 5 चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर इस चैप्टर के अंतर्गत का। इस चैप्टर के अंतर्गत 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिकली रोग विटामिन अलग पढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग पढ़ाते हैं, वसा अलग पढ़ाते हैं, प्रोटीन अलग पढ़ाते हैं। हम एक ही चैप्टर के अंतर्गत इन 5 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो देखो हमारे पढ़ाने का जो एक तरीका है ना,
वो एकदम सीक्वेंस में है। हमने कहा शरीर का निर्माण कर लिया, हमने कहा इसको भोजन चाहिए, तो भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट्स ले आए, वसा ले आए, प्रोटीन ले आए, विटामिन ले आए, खनिज लवण ले आए। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, खनिज लवण पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे बेसिकली अगर आप कहो ना तो ये एक चैप्टर है, पोषक तत्व इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो 5 कॉन्सेप्ट हैं। टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं? 5। आप देख पा रहे होगे, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। चलो आओ, तो बातें ना करते हुए बेटा हम लोग अपने सीधे कंटेंट पर ध्यान देते हुए सीधे टॉपिक्स पे पहुंच जाते हैं और लगा लेते हैं बेटा हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। लगा लेते हैं बेटा हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलो लगाओ हेडिंग कार्बो कार्बोहाइड्रेट। आओ बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, एक पॉइंट बनाना, एक पॉइंट बनाना और लिखना कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जस्ट हमने बताया, अभी जस्ट हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा? शरीर को ऊर्जा देता है। क्या है? शरीर को ऊर्जा देता है। क्या है बेटा? शरीर को ऊर्जा देने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाला। देखो, रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन, खनिज लवण, शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन, और शरीर को ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने पहला पढ़ना स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट्स, और लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सारे पॉइंट एक एक तरीके से, एक एक पॉइंट से बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की क्या है? शुगर है। एक प्रकार की क्या है बेटा? शर्करा है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की शर्करा है। क्या है बेटा? एक प्रकार की शर्करा है। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स काहे का स्रोत है? हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है तत्काल ऊर्जा देना। इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है। इंस्टेंट एनर्जी का, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। इंस्टेंट एनर्जी का क्या है बेटा? सोर्स है। काहे का सोर्स है? इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्सेस मतलब तत्काल ऊर्जा देने वाला, तत्काल ऊर्जा देने वाला, तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन होता है बेटा? कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स है। आओ, हमने कहा यही कार्बोहाइड्रेट्स, यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देने का काम करता है। यही कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को, शरीर को 50 से 75%, शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा देने का कार्य करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, एक प्रकार की शर्करा है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है। तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है। हमने कहा शरीर को 50 से 75% ऊर्जा कौन देता है? यही कार्बोहाइड्रेट्स देता है। यहीं पे लिखेंगे दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं बेटा, वो काहे की बनी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। सारी की सारी एनर्जी ड्रिंक्स इसी की बनी होती हैं। काहे की बनी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की, इसी की बनी होती हैं, इसी की बनी होती हैं। ठीक है, काहे की? कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बनता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जब बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? सीएचओ तत्व से होता है। किस तत्व से होता है? सीएचओ तत्व से होता है। सी का मतलब होता है बेटा कार्बन, सी का मतलब होता है कार्बन, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हमने बताया ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट काहे का बना होता है? सीएचओ तत्व का बना होता है। किसका बना होता है? सीएचओ तत्व का बना होता है। सीएचओ तत्व का मतलब हमने बता दिया, सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। अगर यहीं पे पूछे कि बताओ
बताओ कि इसका अनुपात कितना होता है, ये इनका अनुपात कितना होता है। तो बेटा यहीं पे हम लोग जान लेंगे, इनका अनुपात होता है 1:2:1, 1:2:1, ये इनका एक अनुपात होता है। तीनों का अनुपात होता है क्या, 1:2:1। तो एक तरीके से हमने क्या क्या जान लिया, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलो पहले एक पॉइंट और यहीं पे लिख लेंगे, एक पॉइंट और यहीं पे लिख लेंगे। हमने कहा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम 1 ग्राम, बहुत अच्छे से चीजों को हम लोग याद भी कर लेंगे, आप परेशान ना होना। बहुत अच्छी तरीके से चीजों को याद करते हुए चलेंगे। देखो कम पढ़ेंगे लेकिन चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, और वही हमारी पढ़ाई का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है एनर्जी देना, तो 4.2 किलो, 4 पॉइंट कितनी बेटा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुझे जो एनर्जी मिलती है उसका जो डाटा है 4.2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना डाटा मिलता है मुझे, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो देखो आओ समझते हैं एक बार, सब लोग आओ अच्छे से चीजों को समझते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, और हम चाहेंगे कि एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखो ये है हमारी स्लाइड, और यहीं पे हम लोग पोषक तत्व का पहला भाग कार्बोहाइड्रेट्स, पहला सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो हमने कहा एक प्रकार की क्या है, शर्करा है। एक प्रकार की क्या है बेटा, शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की शर्करा है, शुगर है। ठीक है, हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, कहे का इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, यानी कि तत्काल ऊर्जा। आओ हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है। ऊर्जा, अब तत्काल ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, ग्लूकोज। देखो शर्करा बोले तो शुगर, शुगर बोले तो हमने कहा एक प्रकार का, इसको एग्जांपल्स में लिख लेंगे ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज को हम लोग काहे में लेते हैं, ग्लूकोज को हम लोग काहे किस लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं। भाई पानी में डिहाइड्रेशन, शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी हुई, हमें क्या लगा, हमने ग्लूकोज पी लिया, हमने इलेक्ट्रॉल पी लिया, क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। जैसे ही ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया हमें स्फूर्ति, एनर्जी मिल गई। जैसे इलेक्ट्रॉल गया हमें तुरंत क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। तो एक तरीके से ये शुगर बोले तो, शर्करा बोले तो हमने कहा ये क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की शर्करा है। फिर हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, तत्काल ऊर्जा देना। हमने कहा जैसे ही ग्लूकोज पिया एनर्जी मिल गई, जैसे जैसे ही एनर्जल पिया, जैसे इलेक्ट्रॉल पिया, तुरंत हमको एनर्जी मिल गई। हमने कहा शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देने का कार्य करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। कितनी, 50 से 75%। अकेले ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स देता है 50 से 75%। समझते जाना पॉइंट को। देखो यही पूछेगा आपसे, मेरी गारंटी है कि कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहीं से मिल जाएगा। हमने कहा कि जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स बन रही हैं, आप किसी भी एनर्जी ड्रिंक्स का नाम जानते हो, वो काहे की बनेगी, कार्बोहाइड्रेट्स की बनेगी। क्यों, हम लोग देखते हैं ना, हम लोग मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच सभी लोग देखते होंगे, ओवरऑल लड़के तो सारे देखते होंगे, बहुत सारी लड़कियां भी देखती होंगी। हम लोग देखते हैं कि मैच के दौरान जो भी एथलीट खेल रहा होता है उसको बीच में ड्रिंक्स टाली आती है, या मैच के दौरान ही हम लोग देखते हैं जैसे कोई खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट का बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो वहां से बीच मैदान से ऐसे इशारा करते हैं कि पानी ले आओ। पानी लेके जो एक्स्ट्रा फील्डर या एक्स्ट्रा बैट्समैन होता है वो लेके ग्राउंड के अंदर जब एंट्री करता है, तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप की कलर्ड बोतल लेके पहुंच जाते हैं। अलग अलग टाइप की कलर्ड बोतल लेके पहुंच जाना, हम लोग देखते हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल का पानी पी रहे होंगे या कोई बहुत अच्छी चीज पी रहे होंगे। बेटा वो जो कलर्ड बोतल, चाहे ब्लू हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो, चाहे जिस टाइप की भी मुझे वो कलर्ड बोतल में वो पानी नुमा मुझे भरा हुआ दिखाई देता है ना, वो सारा का सारा पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसको पीने के बाद में एथलीट तुरंत एनर्जी में आ जाता है उसको। और एक एथलीट को चाहिए क्या बेटा, सबको पता है कि एथलीट को प्रॉपर एनर्जी चाहिए, गेम के दौरान उसको प्रॉपर एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो काहे किसको यूज में लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने बताया, सीधा सा अर्थ समझ आ गया कि जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं,
जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं बेटा वो सब काहे की बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। काहे की बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। आप कोई सा भी एनर्जी ड्रिंक्स का नाम लीजिएगा बेटा, वो काहे की बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है। फिर हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स बना काहे का होता है बेसिकली, तो हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। कार्बन सी बोले तो कार्बन, एच बोले तो हाइड्रोजन, ओ बोले तो ऑक्सीजन। हमने कहा अगर इनका अनुपात पूछे तो इनका अनुपात कितना होता है, 1:2:1। कितना होता है, 1:2:1। कितना, ये एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये इनका अनुपात होता है। फिर हमने कहा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो आपको बेटा कितनी एनर्जी मिल गई उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई। ये डाटा कई बार एग्जाम में, एग्जामिनर का बड़ा ही चहेता प्रश्न है, आप ये समझ लो कि कई बार एग्जामिनर ने पूछा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुझे कितनी एनर्जी मिलती है, तो हम बड़ी आसानी से बता पा रहे होंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुझे मिलने वाली एनर्जी का जो डाटा होता है वो 4.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे धीरे धीरे कवर करते हुए चले जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना लो, एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना लो और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे जो हमारे बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। और देखो कॉन्सेप्ट एकदम सही है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन वहां से हम चीजें बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो शर्करा, शर्करा बोले तो शुगर। अब जैसे ग्लूकोज, जैसे क्या है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ऐसे बहुत सारी हमको शर्कराएं मिलेंगी, बहुत सारी शर्कराएं मिलेंगी। तो हमने कहा हमें समझना क्या है, हमारे समझने का जो मेन मुद्दा है कि हमने कहा जिसके पीछे, जिसके पीछे, जिसके पीछे ओ एस ई, जिसके पीछे ओ एस ई, वो सारे के सारे बेटा क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होंगे बेटा, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कहा जिसके पीछे ओ एस ई लगा होगा वो सब क्या होंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। हमने कहा जिसके पीछे, जिसके पीछे ए एस ई, देखो समझना, ये ओ एस सी और ये ए एस सी। हमने कहा जिसके पीछे ए एस सी, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, एंजाइम होंगे। क्या होंगे, एंजाइम होंगे। क्या होंगे बेटा, एंजाइम होंगे। जिसके पीछे ओ एस सी वो सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसके पीछे ए एस सी वो सब के सब एंजाइम। तो एक छोटा छोटा मोटा कंटेंट हमारे सामने है कि अगर जैसे एग्जाम्पल्स आओ, अगर जैसे जैसे ग्लू, ये क्या है, आओ कार्बोहाइड्रेट्स का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे बेटा, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, ओएससी क्या लग गया बेटा, ओएससी। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या लग गया बेटा, ओएससी लग गया, और ओएससी लग गया तो हमें पता चल गया ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे इसका एग्जांपल्स, इसका और एग्जांपल्स लिख लेंगे, एमाइलेज, एमाई, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, अब देखो एमाइलेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, एएसई लग गया, एंजाइम है। तो एक तरीके से हम चीजों को समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जिसके पीछे ओएसई कार्बोहाइड्रेट, जिसके पीछे एएसई एंजाइम। एक तरीके से यहां से हम चीज क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आप एग्जैक्ट कहीं कई कई जगह ये नहीं बैठेगा, बट आप एग्जैक्ट कर ले जाओगे कि भैया ने बताया जिसके पीछे ओएससी लगा है वो सारे के सारे क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। पहचानने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम ऐसे ही पहचान लेंगे, बस एक ही पॉइंट पहचानेंगे, जिसके पीछे ओएससी वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा एक प्रकार की शर्करा है, हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है, तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है। हमने कहा बेटा शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देता है। हमने कहा दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं सारी काहे की बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स काहे का बना होता है, हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व का बना होता है, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। हमने कहा यहीं पे हमने लगे हाथ वो भी पॉइंट बता दिया। हमने कहा बेटा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना डाटा कलेक्ट होता है, हमने कहा कितनी एनर्जी मिलती है मुझे, 4.2 किलो
कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलो इसी फ्लो में हम लोग आगे चलते हैं बेटा, और हम चीजों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। क्या डालेंगे हेडिंग बेटा? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार बोले तो हमने कहा इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और समझते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने कहा एक होता है मोनोसैक्राइड। कौन होता है बेटा? मोनोसैक्राइड। एक होता है मोनोसैक्राइड, ठीक है, एक होता है मोनोसैक्राइड, एक होता है डाइसैक्राइड। कौन होता है बेटा? डाइसैक्राइड। देखो ये कार्बोहाइड्रेट्स के सारे पार्ट्स हैं। एक होता है डाइसैक्राइड, एक होता है मोनोसैक्राइड और एक होता है पॉलीसैक्राइड। कौन होता है बेटा? पॉलीसैक्राइड। ठीक है, ये है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट। सारे के सारे बेटा ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट हैं। हमने कहा एक मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो बेटा, आप लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसको, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रकार को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट हो गया मोनोसैक्राइड, दूसरा पार्ट हो गया डाइसैक्राइड और तीसरा पार्ट हो गया पॉलीसैक्राइड। कौन बेटा? पॉलीसैक्राइड। और धीरे धीरे चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। हमने कहा मोनो का मतलब रासायनिक भाषा में क्या होता है? एक। डाई का मतलब रासायनिक भाषा में क्या होता है बेटा? 2। और पॉली को हम लोग कैसे समझते हैं? पॉली का मतलब होता है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे, बहुलक। पॉली का मतलब होता है बहुलक और बहुलक का सीधा सा अर्थ होता है बहुत सारे। बहुलक का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे मिलके एक का निर्माण करना। ठीक है, तो देखो पॉली का मतलब होता है, पॉली को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर, पॉलीमर की हिंदी होती है बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहुत सारे। तो हमारा सीधा सा एक सेंस निकल के यहां से आया कि मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और पॉली का मतलब बहुत सारे। आओ बेटा समझते हैं क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप्स हैं बेटा, उसमें से हमने आपको बताया कि एक है मोनोसैक्राइड और एक है डाइसैक्राइड और एक है पॉलीसैक्राइड। आओ अब हमें यहां से एक सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि मोनोसैक्राइड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कैसे होंगे बेटा? सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो देखो जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज एक, यहीं पे हमने कहा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक प्रकार का कैसा? सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज जो होगा वो अपने आप का एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे बेटा फ्रक्टोज, जैसे बेटा गैलेक्टोज, देखो आओ अब इनकी थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्लूकोज है बेटा, जो ग्लूकोज है ये एक प्रकार का ब्लड शुगर है। क्या है बेटा? ये एक प्रकार का ब्लड शुगर है। ग्लूकोज एक प्रकार का ब्लड शुगर है। फ्रक्टोज एक प्रकार का फ्रूट शुगर है। कैसा शुगर है बेटा? फ्रूट शुगर है, फलों में पाया जाने वाली शर्करा है। हमने कहा गैलेक्टोज एक प्रकार की ब्रेन शुगर है। कैसी शुगर है बेटा? ब्रेन शुगर है। कैसी शुगर है? ब्रेन शुगर है। देखो इतनी चीजें हमने यहां पे कवर कर ली। ग्लूकोज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज कहां? ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा? इंसुलिन जैसा रोग हो जाता है। इंसुलिन क्या कहते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज इंसान को कब होती? मधुमेह जैसा रोग इंसान को कब हो जाता? जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिकतम मात्रा में बढ़ जाना क्या कहलाता है? डायबिटीज। और जिस इंसान को डायबिटीज हो जाती है उसको काहे के इंजेक्शन दिए जाते हैं? बोलो, इंसुलिन की। तो चीजें आगे समझेंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल में हमें इतना जानना है कि ग्लूकोज का मतलब एक मोनोसैक्राइड का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, तो एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज कैसी शर्करा? ब्लड शुगर। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर।
गैलेक्टोज ब्रेन शुगर और डाई। अब यहां से हमें सीधा सा अर्थ एक पता चल रहा होगा, डाई लिखा है तो हमें पता है दो। अब यहाँ पे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो दो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बन रहे होंगे। किस कार्बोहाइड्रेट से? दो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बन रहे होंगे। देखो एक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, कौन सा बेटा? सुक्रोज। अब सुक्रोज बेटा कैसे बनता है? देखो सुक्रोज जब बनता है तो किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ठीक है। और माल्टोज, कौन सा बेटा? माल्टोज। देखो एक शर्करा और माल्टोज। अब माल्टोज किससे मिलके बनेगा? तो देखो माल्टोज जब बनता है तो बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है। हमने कहा एक लैक्टोज, कौन बेटा? लैक्टोज, लैक्टोज। अब लैक्टोज बेटा किससे मिलके बनता है? तो हमने कहा लैक्टोज बनता है बेटा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बनता है। किससे? गैलेक्टोज से मिलके बनता है। तो देखो हमने यहां पे बनाए, हमने कहा यहां पे वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो दो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बन रहे हैं। देखो सुक्रोज को हम लोग बना रहे हैं दो कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिला के। माल्टोज को हम लोग बना रहे हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना रहे हैं। लैक्टोज को हम लोग बना रहे हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलके बना रहे हैं। तो एक तरीके से डाई सैकराइड के अंदर कौन कौन से? सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। मोनोसैकराइड के अंदर ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। तो एक तरीके से हमें पता चल गया कि यहां डाइसैकराइड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे वो दो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनेंगे। किससे बनेंगे बेटा? दो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनेंगे। तो एक तरीके से हमें ये भी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई। आओ अब समझते हैं बेटा हम लोग पॉलीसैकराइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पॉलीसैकराइड के अंतर्गत। हमने कहा पॉलीसैकराइड के अंतर्गत कौन कौन आता है? पॉलीसैकराइड के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखो पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे। तो इसके अंतर्गत जैसे स्टार्च, और जैसे स्टार्च। अब स्टार्च को हम लोग समझेंगे कि स्टार्च क्या है। तो हमने कहा स्टार्च जो है बेटा, स्टार्च को ही हम लोग कहते हैं मंडकण। याद करो हम ये चीजें आपको पहले भी बता चुके हैं। याद करो हमने कहा था पौधे अपना भोजन किसके रूप में संचय करते हैं? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। हमने कहा स्टार्च बोले तो, हमने कहा स्टार्च बोले तो ये क्या है? पौधों का फूड संचय। किसका बेटा? पौधों का फूड संचय, पौधों का फूड संचय। यानी कि पौधों का खाद्य संचय किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। पौधों का खाद्य संचय, पौधों का खाद्य संचय किसके रूप में होता है? बोलो पौधों का खाद्य संचय स्टार्च के रूप में होता है। हमने कहा ग्लाइकोजन, हमने कहा बेटा ग्लाइकोजन, हमने कहा ग्लाइकोजन क्या है? तो हमने कहा जंतुओं का खाद्य संचय। किसका बेटा? जंतुओं का खाद्य संचय, जंतुओं का खाद्य संचय। जंतुओं का खाद्य संचय किसके रूप में होता है? हमने कहा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमने कहा जैसे सेलुलोज, क्या है? सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज ये क्या है बेटा? पादपों की कोशिका भित्ति। काहे की बनी होती है? सेलुलोज, पादपों की कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हमने कहा जैसे आ जाए काइटिन, क्या? काइटिन, काइटिन, काइटिन क्या है? कवकों की कोशिका भित्ति। काहे की बेटा? कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉलीसैकराइड के अंदर भी बहुत सारी चीजें जान ली है। और ये हमने बेटा वो चीजें जानी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद करो स्टार्च, मंडकण हमने जब कोशिका भित्ति पढ़ाई थी तब पढ़ाया था। हमने कहा था कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जब पढ़ाई थी तो पढ़ाया था। हमने कहा था कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हमने कहा था जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काहे की? पेप्टोडोग्लाइकन की बनी होती है। हमने बताया था कि पौधे अपना खाद्य संचय, अवर्णी लवक, याद आया कुछ?
लवक के 3 टाइप्स, अवर्णी, वर्णी एंड हरित लवक। हमने कहा अवर्णी लवक के अंतर्गत बताया था कि पौधे अपना जो पौधे होते हैं वो अपना जो फूड संचय करते हैं वो किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। हमने कहा था जंतु जो होते हैं वो अपना फूड संचय किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ये सारी चीजें हम लोग, ये चारों कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़ना हमें बेटा बस इतना ही था, पढ़ना हमको इतना ही था। और धीरे धीरे करके इनको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। एक ही स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको कोशिश करते हैं, एक ही स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स हमारा इसी में डिफाइन है और यहीं से बेटा क्वेश्चन बनेंगे। बड़ी आसानी से हम लोग चीजों को याद कर पा रहे होंगे। हमने कहा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 3 पार्ट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, पॉली का मतलब बहुत सारे। हमने कहा मोनो सैकेराइड के अंतर्गत जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे वो सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। देख पा रहे होगे ग्लूकोज, देख पा रहे होगे ग्लूकोज कैसा सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स है। हमने कहा ग्लूकोज बोले तो ये सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स है। और हमने क्या किया बेटा, हमने कहा ये कहां पाया जाता है, ब्लड में। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान को मधुमेह जैसा रोग हो जाता है, जिस दौरान उस इंसान को क्या है कि बेटा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। फ्रक्टोज, फ्रूट, फ्रूट, देखो दो चीजें याद कर रहे हैं। ग्लूकोज कहां पाया जाता है, ब्लड में, तभी इंसान को मधुमेह रोग होता है। फ्रूट, फ्रूट याद हो गया ना। देखो गैलेक्टोज, ब्रेन शुगर। देखो एक बात आप याद रखना, गैलक का मतलब ऐसे याद कर लेना, गैला। और गैला पता है किसको कहते हैं, पगला को। किसको कहते हैं, पगला को। और पगला कौन होता है, जिसके ब्रेन नहीं होता है, जिसके ब्रेन नहीं होता है, उसी को तो हम लोग अपने यहां पगला बोलते हैं। जिसके मस्तिष्क नहीं होता है, जो पागल होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, जो गंदे काम करता रहता है, जो अजीबो तरीके की हरकतें करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके माइंड नहीं, वो पागल है, उसको रहने दो। पगला मतलब ब्रेन नहीं है, तभी तो वो पागल है। तो हमारा कहने का मतलब, जब हम साउथ के एरिया में जाएंगे तो साउथ के एरिया में जो इंसान ऐसी एक्टिविटीज करता होगा, पगले जैसी एक्टिविटीज करता होगा, उसको क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पगला कह देते हैं कि पागल है, वो रहने दो। बट उनके यहाँ क्या कहते हैं, गैला है, ये गैला इंसान है, ये गैला है। गैला मतलब पगला। तो देखो गैलक से गैला, और गैला यानी कि जिसके ब्रेन नहीं है, तो यानी कि गैलेक्टोज कैसी सुर्करा है, ब्रेन शुगर है। तो एक तरीके से हमको ये याद हो गए होंगे, ग्लूकोज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर। बोलो इतनी कॉन्सेप्ट याद हो गए। आओ हम लोग चलते हैं डाई की तरफ। हमने कहा डाई का मतलब 2 होता है, डाई का मतलब 2 होता है। हमने कहा डाई का मतलब 2 होता है। हमने कहा कि डाई का मतलब 2, जैसे डाइसैकेराइड का ही एक पार्ट ग्लूकोज है जिसका नाम सुक्रोज। अब सुक्रोज कैसे बनेगा, हमें पता है कि सुक्रोज जैसे भी बनेगा 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनेगा, क्योंकि ये किसकी श्रेणी में आ रहा है, डाई कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आ रहा है। किसकी, डाइसैकेराइड की श्रेणी में। तो देखो सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सअप से बनता है। तो हम एक छोटी सी ट्रिक से याद कर लेंगे बेटा। कैसे याद कर लेंगे, जीएफ पर सख, जी जी माल। बस हो गए याद, बस हो गए याद। जीएफ पर शक। शक कहां किया जाता है, शक कहां किया जाता है भाई, शक गर्लफ्रेंड के ऊपर ही लोग करते हैं ना। तो जीएफ पर शक, देखो जीएफ पर शक, जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज, और पर शक का मतलब सुक्रोज। यानी कि ये है हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रक्टोज, और बेटा शक का मतलब सुक्रोज। यानी कि हमें पता चल गया हमारा सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। हमने कहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। तो जीएफ पर शक यानी कि क्या हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। देखो हमने पहले भी बताया था और फिर से बता दे रहे हैं कि ट्रिक का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक सिर्फ हमको चीजें याद करा दे और वो चीजें हमारे माइंड में कंठस्थ बनी रहे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वही मेरे लिए क्या है बेटा, बहुत बड़ी बात है। तो देखो अच्छे से देख लेना एक बार, जीएफ पर शक, जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। देख पा रहे होगे ना, सबके पीछे ओएससी, सबके पीछे ओएससी। जीएफ का मतलब जीएफ पर शक, और शक का मतलब सुक्रोज। तो एक हमारा ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया कि जो सुक्रोज बनेगा वो काहे से बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनेगा। काहे से बनेगा, ग्लूकोज और जीएफ पर शक। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जी जी माल।
देखो जी जी माल, जी जी माल, देखो भाई जी जी माल, तो जी जी माल, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनेगा, माल का मतलब है माल्टोज, माल का मतलब माल्टोज, तो ये कहां से बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, माल्टोज। तो देखो जी जी माल यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से माल्टोज, जी अपर सक, ग्लूकोज फ्रक्टोज से सुक्रोज, जी अपर सक, जी जी माल। दो कॉन्सेप्ट याद हो गए। देखो एक आप लोग बहुत अच्छे से चीज को देख पा रहे होगे कि एक वर्ड मुझे कॉमन मिल रहा है, यहां भी ग्लूकोज है, यहां भी ग्लूकोज है, यहां भी ग्लूकोज है, तो लैक्टोज को जब हम बनाएंगे तो ग्लूकोज जब तीनों में कॉमन है तो ये तो कॉमन हो ही गया बेटा। देखो ये लैक्ट और ये लैक्ट, लैक्ट वाले को उठा के ले आएंगे, लैक्ट लैक्ट मिला के लैक्टोज को बना लेंगे, गैलेक्टोज, ये वाला पार्ट हमारा यहां आएगा, कौन सा, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज तो तीनों में जब कॉमन है तो हम लोग ग्लूकोज को तो रख ही लेंगे, इसके साथ साथ बस कौन सा रखना है, लैक्ट, लैक्ट का। तो लैक्टोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बनेगा, कैसे बनेगा बेटा, ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बनेगा। तो इस तरीके से हमने इनको भी याद कर लिया। देखो याद करो मेरे साथ, जहां जहां ब्लड शुगर वहां वहां ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारे ब्लड में होगी तो हमें डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाएगा। जहां फ्रूट वहां फ्रक्टोज, फ्रूट फ्रैक्ट, तो फ्रक्टोज फ्रूट में, गैलक पगला, पगला कौन, जिसके ब्रेन नहीं, तो गैलेक्टोज पगले यानी कि ब्रेन, ब्रेन शुगर, कैसी शर्करा है, ब्रेन शुगर, ठीक है। जी अपर सक, जी अपर सक, जी जी माल, जी जी माल, और लैक्ट, ग्लूकोज कॉमन और लैक्ट वाला लैक्ट से रख देंगे। ये चीज आपको ऑलरेडी याद है। स्टार्च पौधों का फूड संचय, किसका फूड संचय बेटा, पौधों का फूड संचय, किसका, पौधों का फूड संचय। स्टार्च किसका फूड संचय है, स्टार्च किसका फूड संचय है, पौधों का फूड संचय, काहे का बेटा, पौधों का। ग्लाइकोजन जंतुओं का फूड संचय है, सेलोज पादपों की कोशिका भित्ति है, काइटिन कवकों की कोशिका भित्ति है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से चीजों को याद भी करा चुके हैं। तो आओ मेरे साथ एक बार, सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, सभी बच्चे मेरे साथ, जितना कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है एक बार मेरे के साथ सभी के सभी बच्चे रिकॉल करेंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट हमने बोला एक प्रकार की शर्करा है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देने का कार्य करती है। हमने कहा दुनिया की जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं काहे की बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बनती हैं। हमने कहा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट सीएचओ तत्व से मिलकर बनता है जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो सारे के सारे पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है, बहुत अच्छे से चीजों को याद भी करा दिया। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को लगभग हमने कवर कर लिया। बचा हुआ पार्ट हम लोग यहीं पे आज ही की क्लास में खत्म कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में बस 2-5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट के बाद में हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे बेटा प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, नोट लगा के पॉइंट डालेंगे, नोट लगा के पॉइंट डालेंगे कि प्राकृतिक रूप से, किस रूप से बेटा, नेचुरल वे पे, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, मीठी शर्करा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन होती है बेटा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज होती है। कौन होती है बेटा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज होती है। देखो फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, फ्रूट कैसी शर्करा है, फलों के माध्यम से, है ना। तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि घरों में यूज होने वाली चीनी, घरों में प्रयोग होने वाली चीनी, घरों में प्रयोग होने वाली चीनी, घरों में प्रयोग होने वाली चीनी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वो लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुक्रोज कहते हैं। घरों में प्रयोग होने वाली चीनी को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं टेबल शुगर। क्या कहते हैं बेटा, टेबल शुगर कहते हैं। इसी को हम लोग कैन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं। कैन मींस गन्ना, गन्ने से बनने वाली चीनी कौन, गन्ने से ही तो चीनी बनती है बेटा, गन्ने से ही तो चीनी बनती है, इसीलिए इसको कैन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं और सुक्रोज बोलते हैं। तो एक तरीके से हमें पता चल गया घरों में यूज होने वाली चीनी को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी बेटा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा,
दूध में पाई जाने वाली शर्करा, बोलो बेटा किसको कहते हैं? दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज। और बहुत अच्छे से आप चीजों को देख पा रहे होगे बेटा कि हमने बताया था कि जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध और दही। देखो पहली क्लास अभी भी, और जब तक ये क्लास आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जब तक आप पूरी की पूरी साइंस खत्म नहीं कर लोगे, तो उस क्लास की वैल्यू आपको हमेशा, और हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि जब जब उस क्लास की वैल्यू आपको दिखेगी हम आपको जरूर इंडिकेट करेंगे। और याद करो जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध और दही। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, घरों में प्रयोग होने वाली चीनी सुक्रोज, जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, कैन शुगर बोलते हैं। आप अगर किसी दुकान में जाओ और जाओ के कह दो जाके भैया 1 kg टेबल शुगर, तो भैया आश्चर्य हो जाएंगे, अरे इन्होंने क्या मांग दिया। बट पढ़े लिखे होने का यही एक फायदा है कि आप ऐसे वर्ड यूज कर दो ताकि इंसान को भी तो पता चले कि नहीं सच में बहुत पढ़ा लिखा हुआ लड़का है। तो टेबल शुगर, 1 kg कैन शुगर, तो इससे क्या दर्शा सकते हो आप? अपनी पढ़ाई का एक वैल्यू आप दर्शा सकते हो। तो 1 kg टेबल शुगर, 1 kg कैन शुगर या 1 kg सुक्रोज, तो ये सारे के सारे बेटा क्या है? घरों में प्रयोग होने वाली चीनी। और प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे पे सबसे मीठी शर्करा कौन है बेटा? फ्रैक्टोज। ये कहा, इसी को हम लोग हनी बी भी कह देते हैं ना, शहद है ना, हनी बी, ठीक है, हनी बी यानी कि क्या? शहद, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे यहां से कार्बोहाइड्रेट से बेटा सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गए। एक बार मेरे साथ सभी बच्चे एक बार रिकॉल करेंगे, इसके बाद में क्लास को हम खत्म करेंगे। एक बार चलो मेरे साथ सभी लोग बच्चे, सभी जितने के सारे बच्चे हैं सब लोग एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे। हमने देखो स्वापोषी विषमपोषी की जो स्लाइड है वो कहीं गायब हो गई, मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन हम लोग उसको देख लेंगे, उसको बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने भोजन को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा एक वो जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमने कहा एक वो जो शरीर का निर्माण करते हैं, हमने कहा एक वो जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता। ऊर्जा कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। प्रोटीन क्या? शरीर का निर्माण करती है। रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन और खनिज लवण देते हैं। जिसमें से बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स एक ही स्लाइड में हमने लगा दी। हमने कहा कि शुगर है, एक प्रकार की शर्करा है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देता है। दुनिया की जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स है काहे की बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट CHO तत्व का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात 1:2 होता है। और हमने कहा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने कहा जिसके पीछे OSE कार्बोहाइड्रेट, जिसके पीछे ASE एंजाइम। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स भी पढ़ लिए और उसके साथ साथ बेटा डाई, मोनो, पॉली। डाई का मतलब एक सिंगल सिंगल कार्बोहाइड्रेट, मोनो का मतलब एक सिंगल सिंगल कार्बोहाइड्रेट, डाई का मतलब 2 डबल डबल कार्बोहाइड्रेट्स, एक दो से एक, एक दो से एक, एक दो से एक। और हमने कहा पॉली का मतलब बहुत सारे। इन सारे के कंटेंट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके। इसके साथ साथ हमने नोट डला के आपको 3 पॉइंट लिखा है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज, घरों में प्रयोग होने वाली चीनी सुक्रोज, टेबल शुगर, कैन शुगर, बात एक ही। और हमने कहा दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज बोलते हैं। तो इस तरीके से आज के चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। चलो तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी बेटा, और ऐसे ही रेगुलरिटी के साथ आप कंसिस्ट होकर पढ़ाई करते रहिएगा और ऐसे ही बेटर कंटेंट आपको डेली बेसिस पे हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। चलो फिर आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई सभी लोग करिएगा और ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। धन्यवाद।